एक है जी कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। परमुटेशन का मतलब यहां पे क्या जी, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स selected from total objects on the basis of their position or order, on the basis of their position or order। arrangements, objects की arrangement on the basis of their position or order is called permutation। ठीक है जी, ये बात अपने अच्छी तरह से याद रखनी है। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, फर्ज करें जी 3 चेयर्स हैं और 4 बंदे हैं। 3 चेयर्स हैं, 4 पर्सन हैं, इन्होंने बैठना है। वो गेम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें पहली ऑप्शन क्या हो सकती है, पहली ऑप्शन ये हो सकती है कि ए सिलेक्ट हो जाए, ए बैठ जाए इस कुर्सी पे, बी बैठ जाए दूसरी कुर्सी पे, सी बैठ जाए तीसरी कुर्सी पे और डी आउट हो जाए, डी रिजेक्ट हो जाए। ये बात समझ आ रही है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ए इस कुर्सी पे बैठे, सी दूसरी कुर्सी पे और बी तीसरी कुर्सी पे। ये बात समझ आ रही है सबको। ओके जी। अब तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि बी इस कुर्सी पे बैठ जाए, ए इधर, सी इधर। चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि बी इधर ही रहे, सी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकती है कि सी ए बी, और छठी ऑप्शन ये हो सकती है सी बी ए। इन 6 की 6 ऑप्शन में डी रिजेक्टेड ही है। सेलेक्ट हुए हैं ए बी सी, डी रिजेक्टेड है। लेकिन ये ए बी सी आपस में 6 तरह से बैठ सकते हैं। ये बात समझ आ रही है। यहां तक बता दें, शाबाश। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक हो गया जी। ओके जी, वेरी गुड। अगर ये
डी ना रिजेक्ट होता, सी रिजेक्ट होता, तो उस सूरत में कितने ऑप्शन बनते? मतलब पहला ऑप्शन हो जाता ए बी डी, दूसरा होता ए डी बी, फिर बी ए डी, फिर बी डी ए, फिर डी ए बी, फिर डी बी ए। 6 ऑप्शन ये होते हैं, 6 ऑप्शन ये वाले और 6 ऑप्शन ये वाले। ये बात समझ आ रही है जी आपको? ठीक है जी। तो ऐसा भी हो सकता था कि बी रिजेक्ट हो जाता, सी रिजेक्ट ना होता, तब भी 6 ऑप्शन होते। और ऐसा हो सकता था कि ए रिजेक्ट हो जाता, तब भी 6 ऑप्शन होते। ठीक है जी। तो टोटल ऑप्शन जरा देख लें, इन 4 में से, इन 4 में से 3 बंदे सिलेक्ट करें तो उसके टोटल आउटकम कितने बनते हैं? 24। कैसे? 6 ये, 6 ये, 6 ये और 6 ये, 24 आउटकम बनते हैं। तो 24 आउटकम का फार्मूला क्या है? NPR। ये आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होगी। N का मतलब है टोटल कितने बंदे हैं, R का मतलब है सिलेक्ट कितने किए हैं। अब जरा चेक करें आपके कैलकुलेटर में ये ऑप्शन है। ये जरा देखें, ये जरा गौर से देखिएगा। 4 शिफ्ट और यहां पे मल्टीप्लाई के ऊपर देखें येलो कलर में P लिखा हुआ है, 4P3, आंसर आ जाएगा 24। तो 4P3 का आंसर आ जाएगा 24। ये बात सबको समझ आ गई थी? अब ये चीज क्लियर करो, यहां पे भी ABC है, यहां पे भी ABC है, यहां पे भी ABC है, बंदे 3 ही सिलेक्ट हुए हैं ABC, लेकिन इन तीनों में जो फर्क आ रहा है, इसमें और इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, बंदे तो सेम है लेकिन अगर इन तीनों में डिफरेंस है तो किस वजह से डिफरेंस है ये बता दे जरा। ये किस बेसिस पे डिफरेंस आ रहा है? पोजीशन की वजह से आ रहा है, ऑर्डर की वजह से आ रहा है। ए पहली कुर्सी पे बैठा हुआ है, बी दूसरी कुर्सी पे बैठा हुआ है, सी तीसरी कुर्सी पे बैठा हुआ है। यहां पे ए तो पहली कुर्सी में है, सी दूसरी कुर्सी पे है, बी तीसरी कुर्सी पे है। तो यहां पे कुर्सी की पोजीशन मैटर करती है। ये बात समझ आ रही है? यहां पे ऑर्डर की वजह से फर्क आ रहा है, बंदे सेम है, बंदे सेम है एबीसी, यहां पे भी, 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 6 की 6 जगह पे बंदे सेम है। अगर फर्क है तो फर्क किस बेसिस पे है? ऑर्डर की बेसिस पे है। तो ये लिखा हुआ है ऊपर, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, या तो पोजीशन या ऑर्डर की वजह से अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन समझ आ गई आपको? अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूं।
ठीक है जी बच्चों। अब अच्छा, इसमें ना आपने परमुटेशन में दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चों को इशू आ रहा है। तो कहते हैं जी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड फ्रॉम टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन और अब ये दोबारा सुन लें, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब 3 कुर्सियां थी आपके पास, 1 2 3, 4 बंदे थे, 4 में से 3 सिलेक्ट हो सकते हैं, चौथा डी सिलेक्ट फर्ज कर दीजिए, पहली दफा में डी सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ए बैठा इस कुर्सी पे, बी बैठा दूसरी कुर्सी पे, सी बैठा तीसरी कुर्सी पे, डी आउट है। ये एक आउटकम काउंट हो रहा है ए बी सी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी दूसरी कुर्सी पे चला जाए और बी तीसरी कुर्सी पे चला जाए। जैसे यहाँ पे दूसरी ऑप्शन में देखो, ए उधर ही है, सी दूसरी कुर्सी पे आ गया, बी तीसरी कुर्सी पे आ गया। इन दोनों आउटकम में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में बंदे सेम है, डी आउट है और ए बी सी है। फर्क क्या है? फर्क है ऑर्डर का। ऑर्डर का फर्क है कि यहाँ पे कुर्सियां की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। ये बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से ए बी सी आपस में 6 तरह से बैठ सकते हैं, और अगर सी रिजेक्ट हो जाए, डी आ जाए, तो 6 तरीके से वो हो सकता है। ये जरा देख लें, यहाँ पे डी डी आ रहा है, सी नहीं आ रहा कहीं पे भी। ठीक हो गया जी? तो ऐसा भी हो सकता है बी आउट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है ए आउट हो जाए। तो टोटल 24 तरीके बनते हैं। 24 तरीकों का मैंने बताया था, आपके कैलकुलेटर में एनपीआर का फंक्शन होगा, वो जरा देख लीजिएगा। 4p3 आंसर आ जाएगा 24। अब है जी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है जी? द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स selected from total objects without considering their position or order. Without considering their position or order is called combination. ठीक है जी? एग्जाम्पल दोबारा सुन लें। फर्ज करें जी 3 कुर्सियां हैं और 4 बंदे हैं। वही एग्जाम्पल दोबारा दे रहा हूं। तो पहली ऑप्शन ही हो सकती है ए बी सी सिलेक्ट हो जाए, डी रिजेक्ट हो जाए। अब ए बी सी आपस में जैसे मर्जी बैठे, वो एक ही तरीका काउंट होगा। ए बी सी आपस में 6 तरह से बैठ सकते हैं, यहां पे नजर आ रहा होगा आपको, 6 तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो एक ही तरीका काउंट होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? कॉम्बिनेशन में हमने उनके ऑर्डर को नहीं देखना, विदाउट कंसिडरिंग देयर ऑर्डर। कॉम्बिनेशन में हमने उनके ऑर्डर को या पोजीशन को नहीं देखना। वो ए बी सी आपस में जैसे मर्जी बैठे, वो एक ही तरीका काउंट होगा। ये बात समझ आ गई है? ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि सी रिजेक्ट हो जाए, डी आ जाए, तो ए बी डी। अब ये भी 6 तरह से बैठ सकते थे कॉम्बिनेशन परमुटेशन में। यहां पे जरा देखो, ए बी डी आपस में 6 तरह से बैठ सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये एक ही तरीका काउंट होगा। एक तरीका ये काउंट होगा, एक तरीका ये काउंट होगा। तीसरा, अगर बी रिजेक्ट हो जाए तो ए सी डी एक ही तरीका काउंट होगा। हालांकि परमुटेशन में 6 तरीके थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये एक ही काउंट होगा। चौथी ऑप्शन, ए रिजेक्ट हो जाए तो बी सी डी ये एक ही काउंट होगा, हालांकि परमुटेशन में इसके भी 6 तरीके थे। तो टोटल जो तरीके कॉम्बिनेशन में है वो बनते हैं 4। टोटल कॉम्बिनेशन में 4 तरीके बनते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एन सी आर। एन मीन्स 4 बंदे हैं,
आर मीन्स कितने चाहिए, चार में से, चार में से तीन बंदे चाहिए। तो ये कैलकुलेटर है आपके पास, इस कैलकुलेटर में जाएं, 4 प्रेस करें, शिफ्ट, ये डिनोमिनेटर के ऊपर देखें येलो कलर में सी लिखा हुआ है, 4C3 इक्वल प्रेस करें तो आंसर आ जाएगा 4। ये बात सबको समझ आ गई है, बता दें शाबाश। ठीक है जी। तो अब आपने सवाल में सोचना होगा कि परमुटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है, ये बात समझ आ रही है? इन दोनों में क्या फर्क है, ये क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। एग्जांपल आपके सामने आएंगी तो आपने सोच समझ के जवाब देना है, परमुटेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन लगेगा। एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। आपने क्रिकेट टीम बनानी है। आपको 5 बॉलर चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए और 1 विकेट कीपर चाहिए। इन 50 बच्चों में से सिलेक्शन करनी है। बताओ जी, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? बताएं जी, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन लगेगा, वेरी गुड, शाबाश। देखो, हमें 5 बॉलर चाहिए, 5 बैट्समैन चाहिए और 1 विकेट कीपर चाहिए। क्या यह जरूरी है कि इस कुर्सी पे बॉलर बैठे, इस कुर्सी पे भी बॉलर बैठे, क्या यह जरूरी है? हमें उनकी पोजीशन नहीं चाहिए कि किस कुर्सी पे कौन बंदा बैठ रहा है। हमें 5 बॉलर चाहिए, आपस में जो मर्जी ऑर्डर हो, ऑर्डर रेलिवेंट नहीं है। ये बात समझ लगी है जी? यहां पे ऑर्डर रेलिवेंट नहीं है। हमें 5 बॉलर चाहिए, वो जाए जिस मर्जी कुर्सी पे बैठे, हमें उससे क्या लगे, हमें बस बॉलर चाहिए। अच्छा जी, आगे सुनिए। एक ऑडिटोरियम है, वहां पे कुछ चेयर्स लगी हुई हैं। एक चेयरमैन की, एक एमडी की, एक प्रेसिडेंट की, एक सीईओ की, एक सीएफओ की। और हर चेयर के ऊपर उनका ना टैग लगा हुआ है कि इस चेयर पे ये बंदा बैठेगा, इस चेयर के ऊपर ये बंदा बैठेगा। और कुछ बंदों ने उस ऑडिटोरियम में एंटर होना है। हर चेयर के ऊपर, आपको पता ना, किसी ऑडिटोरियम में जाए तो वहां पे लिखा होता है कि फलां कुर्सी पे फलां बंदा, फलां कुर्सी पे फलां बंदा। अब मुझे बताओ, परमुटेशन लगेगा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन? परमुटेशन। अब यहां पे पोजीशन मैटर करती है, यहां पे पोजीशन मैटर करती है। और ये बात समझ आ रही है आपको? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क समझ आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब जरा सुनो,
मुझे एक बात बताएं, मुझे बात बताएं, जब इस लाइन में जरा गौर से देखना, जब मिस्टर ए पहली कुर्सी पे बैठ गया तो क्या मिस्टर ए दोबारा दूसरी कुर्सी पे बैठ सकता है पहली लाइन के अंदर अंदर? जब मिस्टर ए पहली कुर्सी पे बैठ गया तो क्या दूसरी कुर्सी पे ए अपनी टांगे रख सकता है? ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि सर उसका इधर है और टांगे उसकी इधर है, कि वो कहता है जी मैंने अकेले नहीं तीनों कुर्सियों पे बैठना है। मतलब इसका मतलब यह है कि ए जब एक कुर्सी पे बैठ गया तो दूसरी कुर्सी पे वो नहीं बैठ सकता। वो बात समझ आ गई? अच्छा, तो मुझे सोच समझ के जवाब दो, यहां पे जो मिस्टर ए बैठा, क्या यहां पे विद रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है या विदाउट रिप्लेसमेंट का? ठीक है जी, तो यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। वो कैसे, दोबारा सुन ले जी, कि जब एक कुर्सी पे एक बंदा बैठ गया, वो दूसरी कुर्सी पे अब नहीं बैठ सकता। जिस कुर्सी पे बैठ गया कहानी खत्म। अब दूसरी कुर्सी पे बाकी ऑप्शन आ सकती हैं, ये ए दोबारा नहीं आ सकता। और ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब कॉम्बिनेशन की तरफ आ जाओ। अब कॉम्बिनेशन में भी जब एक कुर्सी पे ए बैठ जाएगा, जब एक कुर्सी पे एक बंदा बैठ जाएगा तो क्या वो दोबारा बैठ सकता है किसी और कुर्सी पे? तो कॉम्बिनेशन में भी विदाउट रिप्लेसमेंट अप्लाई होगा। कॉम्बिनेशन में भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है और परमुटेशन में भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अब जरा सोचें, जब 50 बच्चों में से आप 5 बॉलर सिलेक्ट करेंगे, फर्ज करो मिस्टर अली सिलेक्ट हुआ, वो बॉलर था। जब एक दफा मिस्टर अली सिलेक्ट हो गया तो क्या उसको दोबारा 50 बच्चों में बिठाएंगे? जब एक दफा मिस्टर अली जो बॉलर था वो सिलेक्ट हो गया, क्या अली दोबारा 50 बच्चों में जाके दोबारा सिलेक्ट होगा? ठीक है जी। और फर्ज करिए मिस्टर काशिफ विकेट कीपर है, मिस्टर काशिफ इन 50 बच्चों में बैठा हुआ था, मिस्टर काशिफ को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो क्या काशिफ दोबारा वापस आएगा? क्या नहीं सर, मुझे मेरा वहीं पे दिल लगता है, मुझे वहीं पे बैठने दे, मैंने नहीं आना बाहर, मुझे बाहर सर्दी लगती है। ठीक है जी, तो जो एक दफा सिलेक्ट हो गया वो बाहर दोबारा नहीं जाएगा, दोबारा सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। एक दफा जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट है। तो यहां पे जो तरीका हो रहा है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का है।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस ऑडिटोरियम में बताएं, ये चेयरमैन की कुर्सी पे चेयरमैन बैठ गया, फिर बाद में कहता है कि यार मैंने एमडी भी बनना है फ्यूचर में, तो मैं ये वाली कुर्सी भी मान लेता हूं। तो चेयरमैन ने दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे उसके कि मैंने फ्यूचर में एमडी भी बनना है, मैंने प्रेसिडेंट भी बनना है, तो मैंने सीईओ भी बनना है, तो ऐसा करता हूं ये चारों कुर्सियों पे मैं लेट जाता हूं। ठीक है जी। तो चेयरमैन के दिमाग चाहे जितना मर्जी गंदा हो, सीट उसको एक ही मिलेगी। ठीक है जी। तो परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, दोनों सूरतों में विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये बात समझ आती है? चलो जी, एक सवाल करते हैं। अच्छा जी, अब जरा सवाल सुन लें। टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड from a pack of 52 cards. Number one with replacement, number two without replacement. Find the probability that first is king and second is queen. ये सवाल याद आ रहा है आपको? ये सवाल हमने किया था मल्टीप्लिकेशन लॉ में। अच्छा जी, अगर हमने सवाल करना हो विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, इसका होगा जी 4/52 इंटू 4/52, ऐसी है ना? तो 16 डिवाइडेड बाय 2704। ये बात समझ आ रही है? ये याद है आपको? अच्छा जी, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो आपको याद होगा फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन का फार्मूला था 4/52 इंटू 4/51। कुछ कुछ याद आ रहा है? 2652 याद आ रहा है जी ये? अब अभी अभी मैंने बताया कि परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लगता है विदाउट रिप्लेसमेंट में, ये बात याद रखनी है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में लगता है। तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन में पोजीशन आ रही है कि नहीं आ रही, क्या ऑर्डर है यहां पे इस सवाल में? ऑर्डर है, वेरी गुड। अगर ऑर्डर है तो ये सवाल परमुटेशन से भी हो सकता है। वो कैसे? टोटल है 52 कार्ड, उसमें से दो सिलेक्ट करने हैं, ये बात समझ आ रही है? किंग कितने हैं? 4, उसमें से कितने चाहिए? एक। क्वीन कितनी है? 4, उसमें से कितनी चाहिए? एक। तो जरा ये फार्मूला लगा के देखिए, कैलकुलेटर पे आंसर आता है। अब जरा गौर से देखना, 4P1 मल्टीप्लाई बाय 4
P1 डिवाइडेड बाय 52 P2 4/663 आ रहा है। फोर ओवर 663 और ये क्या आ रहा है, इसको जरा देखते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 2652, ये भी 4/663 आ रहा है। ये भी, इसको जरा सॉल्व कर ले तो 4/663 ही आ रहा है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। और बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में पोजीशन होगी, सवाल में ऑर्डर होगा और विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, तो परम्यूटेशन से भी वही आंसर आता है जो मल्टीप्लिकेशन लॉ से आता है। दोबारा सुन ले, विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको पता है ना आंसर, विदाउट रिप्लेसमेंट पहले पढ़ा हुआ था। मल्टीप्लिकेशन लॉ याद करें, शाबाश शाबाश शाबाश, ये सवाल मैंने पहले करवाया हुआ है, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ में, याद करें जरा, ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, ये आपको याद होगा सवाल, ये याद है सवाल। फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, आपने आंसर निकाला था 16/2 652। ये वही सवाल है, आज मैं दोबारा कर रहा हूं, लेकिन आज मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर रहा हूं। ये देखें 16/2 652, आज मैंने परम्यूटेशन से किया 4/663। इसको भी सॉल्व करें तो 4/663 आता है। यहाँ पे ऑर्डर है, सवाल में ऑर्डर है, ऑर्डर हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो परम्यूटेशन से हो सकता है, क्योंकि ऊपर बात हुई है कि ऑर्डर हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ये विद रिप्लेसमेंट में अप्लाई नहीं होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में अप्लाई होगा। मिस्टर ए दूसरी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, ये बात याद रखनी है। और समझ आ गई बात? अगर ऑर्डर होगा और विदाउट रिप्लेसमेंट, अब विद रिप्लेसमेंट की भी बात नहीं मैं कर रहा, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर होगा तो परमुटेशन से सवाल हो सकता है। अब दूसरा सवाल सुने, वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन, याद आ रहा है? ये भी मैंने सवाल लिखवाया था। ये तीसरी रिक्वायरमेंट, ये याद करें। वन कार्ड इज किंग एंड अदर इज क्वीन, इसमें कोई पोजीशन नहीं थी, याद आ रहा है कुछ कुछ? इसका आंसर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या निकाला था? ये तीसरे का आंसर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में ये निकाला था। अब मुझे बताएं, क्या इस रिक्वायरमेंट में पोजीशन चाहिए? पोजीशन नहीं चाहिए। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट में तो वही तरीका है जो हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ में पढ़ा था। पहला किंग हो सकता है, दूसरा क्वीन, या पहला किंग पहला क्वीन हो सकता है, दूसरा किंग। तो 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52
प्लस 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52, ये तो वही है ना, विद रिप्लेसमेंट में तो कोई अप्लाई नहीं होता, तो ये हो जाएगा 2704, ऊपर आ जाएगा जी 32/2704। लेकिन अगर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में करना है तो पोजीशन नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। पहले तो परमुटेशन से देखते हो, सॉरी पहले तो मल्टीप्लिकेशन ला से देखते हैं ना कैसे होगा। 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/51 प्लस 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/51, 32/2652, ये आंसर आता है। ये उस दिन हमने निकाला था, आपको याद होना चाहिए ये आंसर। ये देखें जरा, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर ये निकाला था 32/2652, ये याद है। आज हम इसको कर रहे हैं कॉम्बिनेशन से। अब कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे ये जरा सुन लें। टोटल 52 कार्ड हैं, हमें चाहिए 2, ये हमारी सैंपल स्पेस। किंग टोटल 4 हैं, हमें चाहिए 1। क्वीन भी टोटल 4 हैं, हमें चाहिए 1। करके देखते हैं जी। 4 किंग है, शिफ्ट डिवीजन का साइन 4C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 ओवर 52C2, तो 8/663 आंसर आता है। तो इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। 32/2652, इसको सॉल्व करें तो ये भी 8/663 ही बनता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको। तो आज के बाद याद रखना कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कब कब लगेंगे, ये क्लियर है। ठीक है जी। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में लगते हैं। विद रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में लगते हैं। ठीक है जी। याद रखें, सवाल था हमारा पहला, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, इसमें ऑर्डर था। विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर अगर हो तो परमुटेशन से सवाल हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ लगी है। विद रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरा, वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन, इसमें पोजीशन नहीं थी। इसमें पोजीशन नहीं डिफाइन की कि किंग पहले आएगा या क्वीन पहले आएगा, इसमें पोजीशन नहीं थी। तो पोजीशन ना हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो कॉम्बिनेशन से भी आंसर आ सकता है। तो ये मेरी बात पल्ले बांध ले अच्छी तरह से, ये रूल याद रखना है आपने। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है और पोजीशन मैटर करती है तो परमुटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट है और पोजीशन मैटर नहीं करती तो कॉम्बिनेशन। ये बात समझ लगी थी।
तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में आज के बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ का हर सवाल जो मल्टीप्लिकेशन लॉ का है, अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट का है और पोजीशन रिक्वायर्ड है तो परमुटेशन, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं है तो कॉम्बिनेशन। ये बात याद रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं विद रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। ओके और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, और अगर बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ और पोजीशन हुई तो परमुटेशन, और अगर पोजीशन ना हुई तो कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट समझ आ गया जी? वो क्लियर है सबको? अच्छा जी, मुझे बताएं ये सवाल, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 67 है। ये जरा गौर से पढ़ें और मुझे बताएं इस सवाल में विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। पढ़ लें सवाल। ये डाटा पढ़ लें, शाबाश, जल्दी जल्दी। In a group of 12 international referee, there are 3 from अफ्रीका। अफ्रीका से 3 है, एशिया से 4 हैं, और यूरोप से 5 हैं। टोटल कितने हो गए जी? 5 4 9 3 12, टोटल हो गए 12। सिलेक्ट कितने करने हैं जी? 3 सिलेक्ट करने हैं। चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। अब कॉमन सेंस बताओ, अगर 3 रेफरी चूज करने हैं तो 3 डिफरेंट बंदे होंगे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना। एक बंदा तो 3 दफा सिलेक्ट नहीं ना होगा, एक बंदा 3 दफा सिलेक्ट नहीं होगा, 3 अलग अलग बंदे होंगे। तो मुझे बताएं विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि क्या, पहला सवाल गौर से पढ़ लें, क्या यहां पे पोजीशन मैटर करती है? यहां पे पोजीशन मैटर नहीं करती। अब विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन है, पोजीशन मैटर नहीं करती, तो बताओ कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन होगा, वेरी गुड। अब ये सवाल सॉल्व कैसे होना है सुन लो। टोटल है 12 बंदे, कितने चाहिए? 3 चाहिए। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेफरी इज चूजन फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट। वो कहता है हर कॉन्टिनेंट से एक बंदा लेना है। तो अफ्रीका में 3 है, उसमें से एक आ गया। एशिया में 4 है, उसमें से एक आ गया। यूरोप में 5 है, उसमें से एक आ गया। तो आंसर क्या आएगा?
3/11। ये बात समझ आ गई थी आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेफरी आर चूजन फ्रॉम एशिया। वो कहता है 2 रेफरी चूज करेंगे एशिया से। तो इसमें क्या करेंगे हम, जरा सोचो। एशिया से 2 होने चाहिए, तो 12C3 एशिया में टोटल कितने हैं? 4, यहां से चाहिए 2, बाकी कितने रह गए? अफ्रीका और अब सिंपल सी बात है, रेफरी तो टोटल हमें 3 चाहिए ना, रेफरी टोटल हमें 3 चाहिए, 2 एशिया से होंगे, लेकिन एक फिर बाकी वो कहां से होगा? बंदे तो हमें 3 चाहिए ना, 3 बंदे चाहिए, ऊपर 2 अभी हुए हैं, एक रहता है। वो कहीं से भी हो सकता है, कहीं से मुराद क्या है? अफ्रीका से भी हो सकता है, यूरोप से भी हो सकता है। तो इसका मतलब है बाकी अफ्रीका और यूरोप के बंदे मिला के 8 हैं, उनमें से एक चाहिए। ये बात समझ आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर से आंसर निकाल ले, शाबाश। 12/52, सॉरी 12/55। अच्छा जी, यहां पे 69 कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 रेफरी आर चूजन फ्रॉम सेम कॉन्टिनेंट। सेम कॉन्टिनेंट, सेम कॉन्टिनेंट का मतलब ये है या तो सारे के सारे एशिया से हो, या ये प्लस आ रहा है या की वजह से, या तो सारे एशिया से हो, या सारे अफ्रीका से हो, या सारे यूरोप से हो। ये बात समझ आ रही है? उसने कहा सेम कॉन्टिनेंट, तो सेम का मतलब यह है कि सारे एशिया के हों, या सारे अफ्रीका के हों, या सारे यूरोप के हों। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के जमा कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 12C3। हाँ जी, इसका आंसर निकालें, शाबाश। 3/44।